afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, तो गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में लैग्रेंजेस इक्वेशन, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में. ठीक है, लैग्रेंजेस इक्वेशन हमारा टॉपिक था. ओके, लैग्रेंजेस इक्वेशन देखो, ये बताया गया था कि अगर लैग्रेंजियन डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, इन चीजों पे अगर कोऑर्डिनेट डिपेंड करे तो लैग्रेंजेस इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, डी डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, ठीक है, और माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. दैट इज द लैग्रेंजेस इक्वेशन. ओके, लेकिन आपको ये भी बताया गया कि अगर लैग्रेंजियन में एक्सेलरेशन भी आ गया तो लैग्रेंजेस इक्वेशन में एक टर्म और आ जाता है, वो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जैसे सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, देयर कैन बी डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आल्सो. ओके, तो हम लोग बहुत बेसिक चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं. वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन आल्सो लेटर ऑन. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो लैग्रेंजेस इक्वेशन मोस्टली जो है ना, मोस्टली क्या सभी क्वेश्चंस जो है इस इक्वेशन पे पूछा गया है एग्जाम में. ठीक है, बस एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हम बताए थे कि लैग्रेंजियन डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन आल्सो. ओके, सो दैट वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम. ओके, नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था वो. ओके, ऑलराइट, तो हम लोग देखो लैग्रेंजेस इक्वेशन का कुछ अदर फॉर्म्स लिखने जा रहे हैं. ठीक है ना, अदर फॉर्म्स. मोस्टली देखो फोकस हमारा इसी इक्वेशन पे रहेगा. कभी अगर दिख गया कि लैग्रेंजियन इज डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन टर्म आल्सो, तो फिर आप वो इक्वेशन जो हम बताए थे ना उसे आप यूज कर लोगे. ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसी को यूज करेंगे. यहाँ पे लैग्रेंजियन अज्यूम किया जा रहा है कि इन चीजों पे डिपेंड कर रही है. ठीक है ना, तो अदर फॉर्म्स ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन. ठीक है, अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग जनरलाइज फोर्स वगैरह डिस्कस किए थे, है ना. तो आई थिंक किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि जिस तरह से हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं और जनरलाइज्ड मोमेंटम डिफाइन किया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी डिफाइन किए थे, एंड वी डिफाइंड जनरलाइज्ड फोर्स आल्सो, तो क्या हम लोग जनरलाइज्ड वर्क डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, या जनरलाइज्ड वर्क डिफाइन करते हैं या नहीं. ठीक है, तो हम देखो आंसर उसमें हम बोले थे कि नो, जनरलाइज्ड वर्क हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं. देखो एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के ब्रांचेस में आप पढ़ोगे ना तो वर्क डन वर्ड यूज होता है. कहीं पे भी आप देखोगे ना तो जनरलाइज्ड वर्क डन यूज नहीं होता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि हर जगह पे जनरलाइज्ड वर्क डन, वर्क डन वर्ड यूज होता है ना, तो इसीलिए हम बोल दिए थे बेसिकली. बाद में मुझे लगा कि शायद क्या बोलते हैं किसी को इसमें कुछ डाउट हो, तो इसीलिए हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं. ठीक है, देखो हर जगह फिजिक्स में वर्क डन, चाहे वो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए या फिर आप क्या बोलते हैं मैकेनिक्स पढ़िए या क्वांटम मैकेनिक्स, हर जगह पे वर्क डन वर्ड यूज होता है. ठीक है ना, ईएमटी में भी वर्क डन यूज होता है. लेकिन अगर आप वर्क डन का फॉर्म आप देखेंगे ना तो हर जगह अलग अलग है. ठीक है, तो पहले देखो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं. लास्ट क्लास में देखो हम लोग डिस्कस किए थे वर्क डन. ठीक है ना, तो वर्क डन हम लोग दो तरह से लिखे थे. जैसे डी डब्ल्यू लिखा गया था, ठीक है, एक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से एफ आई और डी एल आई. ओके, तो इसमें हम कह रहे थे कि ये एक्चुअल फोर्स और ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है ना, लेकिन हम कह रहे थे कि वर्क डन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स और इनटू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर आप जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख रहे हो ना, तो इफ यू वांट यू कैन कॉल इट जनरलाइज्ड वर्क डन. ठीक है, आप बोल सकते हो वर्ड, ऐसे नाम में कुछ नहीं रखा है. ठीक है ना, आप चाहते हो तो इसको जनरलाइज्ड वर्क बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हर जगह ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है ना वर्क डन ही यूज होता है. क्योंकि आप देखो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मैकेनिक्स में आप देखोगे, मैकेनिक्स में तो ऐसे ही यूज होता है, हम लोग वर्क डन डिफाइन करते हैं. जैसे मैकेनिक्स में आप देखो तो हर जगह पे इस तरह से हम लोग लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू जैसे डी डब्ल्यू आप लिख रहे हो तो फोर्स जैसे एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिख देते हैं. ठीक है ना, मान लो अगर कोई
मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में है। अगर एक्स डायरेक्शन मूवमेंट नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एफ डॉट डी एल, ये मैकेनिक्स में लिखते हैं। वही अगर आप थर्मो में जाते हो, देखो थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में तो वर्क डन जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हम लोग एक डिफाइन करते हैं। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सभी लोगों ने देखा होगा, पीडीवी। पीडीवी, है ना। तो देखो ये बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाता है, वर्क डन का ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। अगर आप इसी तरह से ईएमटी में देखते हो, ईएमटी में तो वर्क डन जो है ना हम लोग आप देखोगे ईएमटी में इस तरह से वर्क डन डिफाइन होता है कि सपोज अगर हम लोग सी इफ वी टॉक अबाउट, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, आप मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, ठीक है ना, तो मैं वो, या कोई आयरन है, देखो आयरन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, ठीक है ना, तो वो बेसिकली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज करने के लिए आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा ना, मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आप सर्किट कुछ एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली सर्किट में आप वोल्टेज वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एनर्जी का कुछ पोर्शन उस मटेरियल में बेसिकली स्टोर हो रहा है। तो ईएमटी में देखो वर्क डन जो है ना हम लोग जैसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, याद है आप लोग को वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया जा रहा था बार बार, और वी वर राइटिंग यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हाँ, वर्क डन हम लोग इस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख रहे थे, है ना, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्क डन लिख रहे थे। लेकिन आप अगर देखें तो हम लोग बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख रहे थे, तो उसको यू का फॉर्मूला याद है, इस तरह से भी हम लोग लिखे थे, यू इज इक्वल टू जैसे चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ना, यस ठीक है। सर। तो हम कभी वर्क डन जो है ना ईएमटी में अगर बात करें वर्क डन का, तो हम कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि सम वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, इस तरह से भी हम लोग कभी कभी लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्क डन। ओके, जैसे हम बताए थे कि अगर एक सिंगल चार्ज मान लो मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में इस तरह से लिखा जाता है वर्क डन। ओके, सिंगल चार्ज इज मूविंग एंड अदर चार्जेस आर एट रेस्ट। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्क डन का फॉर्मूला इस तरह से है, ईएमटी में ही अगर देखोगे ना तो इस तरह का फॉर्मूला भी वर्क डन का कहीं कहीं पे यूज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखोगे तो H इंटू डी एम यूज होता है वर्क डन, ठीक है ना, वेयर H इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, और M जो होता है ना दैट इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखो ईएमटी में ये पढ़े थे ना, D इज इक्वल टू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस पी, ठीक है ना। तो P इज द पोलराइजेशन। अगर हम मान लो कभी कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन इन पोलराइजिंग ए मटेरियल, ठीक है ना, किसी मटेरियल को पोलराइज करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सपोज वी वांट टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो इसी एनालॉजी से देखो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालना चाहते हैं किसी मटेरियल को पोलराइज करने के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डीपी, ठीक है ना, और ये हो गया पोलराइजेशन, चेंज इन पोलराइजेशन, और यहाँ पे हम एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो जिससे बेसिकली हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इसको कैलकुलेट इजिली लिख सकते हैं, जैसे अगर आप क्या बोलते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला कहीं पे लिखा नहीं रहता है, हम एनालॉजी से डेवलप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि हम लोग जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट और फिर ई स्क्वायर और इंटू डी टॉ, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, वी राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कि अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिखते हैं, ठीक है ना, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई, और इंटू ई इंटू डी टॉ, कुछ इस तरह से अगर लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो है ना, अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का तो यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये पोलराइजेशन का यूनिट होता है, ठीक है, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, ये पोलराइजेशन हो गया। डीपी हम इसलिए लिखना चाहते हैं कि मटेरियल में पोलराइजेशन वेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई विथ, ओके, सो दैट वी गेट वर्क डन, ई से मल्टीप्लाई करें या फिर कुछ और से। तो अगर हम ये देखो यहाँ पे पोलराइजेशन है, दिस हैज यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है ना, और इसका, ठीक है, इसको अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायमेंशन जो है ना वर्क डन का नहीं बनेगा, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, दिस विल बी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो
इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं E इंटू डी पी। अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो E इंटू डी पी, तो दिस विल बी, सपोज हम इसको स्मॉल वर्क डन लिख देते हैं, दिस इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन पोलराइजिंग द मटेरियल, और ये हो जाएगा वर्क डन इन मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। ओके, तो देखो ये बेसिकली ये कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये हालांकि बहुत ज्यादा यूज होता है H इंटू डी एम जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो, ठीक है। तो देखो सभी जो है ना अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं। बेसिकली इस तरह का फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम इसको जैसे आप देखो डीएल की जगह पे ये डीक्यू यहाँ लिखा गया था ना, तो इसको अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, इफ वॉल्यूम इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो उस केस में प्रेशर को आप जनरलाइज फोर्स कह सकते हो। यहाँ पे अगर चार्ज को आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे तो पोटेंशियल इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, अगर हम मैग्नेटाइजेशन को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे तो एच वेक्टर जनरलाइज्ड फोर्स हो रहा है। उसी तरह से पोलराइजेशन इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, तो ये सभी क्या बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हो गए। लेकिन आप देखो इन सभी में वर्ड जो यूज होता है ना वो वर्क डन ही बोला जाता है, इसमें जनरलाइज्ड वर्क डन बोलते नहीं है। इसीलिए हम बोल दिए थे लास्ट क्लास में कि वी डू नॉट कॉल इट जनरलाइज्ड वर्क डन, अदरवाइज ये सभी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क डन है, ठीक है ना। एक और होता है जैसे मतलब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं ना, सपोज वी आर सप्लाइंग हीट। ओके, तो जैसे आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मिक्स करते हो ना, तो ऐसे लिखते हो ना, डी क्यू इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, सॉरी, डी यू और प्लस टी डी वी, ठीक है ना, पीडीवी। तो मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है ना, या इसको डीडब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, डीडब्ल्यू, ठीक है ना। ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं, इसको मान लो हमने लिख दिया टीडीएस। ओके, और ये हो गया डीयू प्लस डीडब्ल्यू। ओके, तो देखो क्या है कि अगर मान लो कभी कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम जीरो कर देंगे, तो उसके इसमें वर्क डन टीडीएस के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी हम कह सकते हैं कि समटाइम्स, है ना, समटाइम्स जैसे आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस में आप जानते हो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अभी समटाइम्स लिख दे रहे हैं, समटाइम्स हम लोग डी डब्ल्यू जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डी एस। ओके, तो ये भी हमारा बेसिकली एक तरह से वर्क डन जैसा हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो टेम्परेचर इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, तो हम बेसिकली देखो हम बताना चाहते हैं कि वर्क डन जो है ना, वर्ड वर्क डन ही यूज होता है हर जगह पे, कहीं पे जनरलाइज वर्क डन वर्ड यूज नहीं होता है। लेकिन ये सभी एक्चुअल में देखो ना, तो ये सभी एक्चुअल में वर्क डन के फॉर्मूले का जनरलाइजेशन है, ठीक है। इसमें से कोई भी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट वन केस। ओके, मैकेनिक्स में बस ये लिखते हैं, अदरवाइज सभी जो है ना जनरलाइजेशन है। तो ये सभी जनरलाइज्ड वर्क डन है, बट वी यूज द वर्ड वर्क डन। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे वापस आ रहे हैं इस डिस्कशन पे कि फोर्स, सॉरी, लैग्रेंजेस इक्वेशन है ये, इसका अदर फॉर्म हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डी डी टी ऐसे लिखा है ना। ओके, अब हम लोग लैग्रेंजियन को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सपोज लैग्रेंजेस इक्वेशन का अदर फॉर्म लिखने के लिए हम लोग लैग्रेंजियन को लिख देते हैं, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखोगे। इसको आप बोल सकते हो जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो टर्म है यू कैन कॉल इट जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि लैग्रेंजियन देखो क्या है कि हम बता चुके हैं ना कि इट इज ए सूटेबल फंक्शन, ये नेसेसरी नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा जनरल वर्ड लिख रहे हैं, जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी और जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ओके, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डी डी टी ऑफ डेल डी डी क्यू आई डॉट, और यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना है टी माइनस वी, ठीक है ना, ये टी माइनस वी है, और माइनस डी डी क्यू आई, ठीक है, और यहाँ पे टी माइनस एल की जगह लिख देंगे टी माइनस वी इज इक्वल टू 0, ये ऐसा लिखा गया है। तो आप देखिए वी, हम लोग डेरिवेटिव जो है ना टी का भी कर रहे हैं और वी का भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वी का डेरिवेटिव जो है, ओके, ये जो यहाँ पे वी का डेरिवेटिव है इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन, राइट साइड में ले जाओगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा इस तरह से डी डी टी ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे डी टी बाई डी क्यू आई डॉट,
ठीक है, dt by dqi डॉट माइनस, ठीक है ना, माइनस और dt by dqi, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा dv बाई, सॉरी ये जो है ना ऐसा आ जाएगा ddt ऑफ dv by dqi डॉट, ठीक है, और माइनस dv by dqi, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है। तो देखो हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव को फोर्स बोला जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप देखेंगे, देखिए इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप देखेंगे तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखा जाता है। अगर आप वन डायमेंशन में लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है ना, न्यूटन मैकेनिक्स में। तो अभी अभी आप देखिए ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, वो तो बिल्कुल इससे मैच कर जा रहा है, बट एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आया है, तो मतलब ये पोटेंशियल जिस तरह से जनरलाइज पोटेंशियल है ना, हम कहेंगे कि पोटेंशियल है तो डेरिवेटिव पोटेंशियल का ही, ठीक है ना, तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव है, तो इस पूरे टर्म को जनरलाइज फोर्स लिख दिया जाता है, ठीक है ना, इस होल टर्म इज रिटन एज जनरलाइज फोर्स। ओके, तो डी डी टी ऑफ, ठीक है, यहाँ से डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट और माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैपिटल क्यू आई लिख देंगे, दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला एक नया यहां से डेवलप हो रहा है, कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ठीक है, डेल वी बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल वी बाई डेल क्यू आई। देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पोटेंशियल के डेरिवेटिव को हम लोग फोर्स कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, बट सिंस इट इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, तो इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। तो ऑब्वियसली आप पोटेंशियल को वेलोसिटी से भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट से भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको वर्ड जनरलाइज्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। और अगर देखो ये पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये v is function of generalized coordinate and generalized velocity, or it may be function of time. In case this potential does not depend on velocity, generalized velocity, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये फोर्स डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जैसा कि हम लोग न्यूटन मैकेनिक्स में भी पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो फिर ये कंप्लीट यूज होगा, अदरवाइज तो फिर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से तो मैच कर ही जाएगा। ओके, तो ये जनरलाइज्ड फोर्स का डेफिनेशन है। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। तो देखो ये क्वेश्चन कभी कभी गेट एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे जनरलाइज ये दिया हुआ है जनरलाइज पोटेंशियल, और क्वेश्चन पूछ दिया गया है जनरलाइज फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूले को यूज कर देना होगा, ठीक है ना, दिस फॉर्मूला वी विल यूज। इसमें देखो ये जो फॉर्मूला आया ना यहाँ से डी डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आई, ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि कभी कभी हो सकता है कि आप लैग्रैंजियन लिख नहीं पाएंगे। ओके, देखिए लैग्रैंजियन जैसे आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का भी जरूरत है और पोटेंशियल एनर्जी का भी जरूरत है। सब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं जानते हैं, सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गिवन बट एक्चुअल फोर्स इज गिवन, ठीक है ना। तो अगर कभी ऐसा हो गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन नहीं है बट एक्चुअल फोर्स इज गिवन, तो हम ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि एक्चुअल फोर्स से जनरलाइज्ड फोर्स निकाला जा सकता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू एफ आई एच आई होता है, ठीक है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल क्यू आई, ठीक है ना, देखो कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू एक्चुअल फोर्स के टर्म में ऐसा लिखा गया था। तो अगर हम देखो एक्चुअल फोर्स जानते हैं बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है ना, तो हम उस केस में जनरलाइज्ड फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज्ड फोर्स निकाल कर यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो है ये दो सभी इक्विवेलेंट। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे उसी के जैसा ये इक्वेशन भी है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट। ओके, बट एडवांटेज इसका यही है कि अगर आप पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिख लोगे कि इट कैन बी यूज्ड, देखो इट
can be used in those cases also, ठीक है ना, in those cases also where potential is not known, potential is not known, ठीक है। ये इसका मेन एडवांटेज है कि हम ऐसे केसेस में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लैग्रेंजेस इक्वेशन का अदर फॉर्म। ओके, नाउ देखो हम लोग पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं कि लैग्रेंजियन का कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, देयर इज नो फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लैग्रेंजियन, क्योंकि ये बस एक सूटेबल फंक्शन लिया गया है, एक ऐसा फंक्शन जिसको यूज करने पे करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन इक्वेशन से मैच कर जाना चाहिए। और इसीलिए हम बताए थे कि लैग्रेंजियन यूनिक भी नहीं होता है, लैग्रेंजियन इज नॉट यूनिक। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लैग्रेंजियन यूनिक नहीं है, मतलब लैग्रेंजियन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो किया जा सकता है लैग्रेंजियन का और उससे इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लिखते गॉज हैं बट वी प्रोनाउंस इट गेज, ठीक है ना। गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन, ठीक है। गेज कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन, देखो, so it is such a transformation, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन देखो हम बता चुके हैं ना कि कई तरह का हो सकता है, तो इसीलिए हम क्लियरली लिख दे रहे हैं कि ये उस लैग्रेंजियन की बात हो रही है जिसकी वजह से, जिसमें वेलोसिटी प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इट इज सच ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन, ओके, ड्यू टू विच इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ठीक है। तो लैग्रेंजियन को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, मगर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे ये लैग्रेंजियन एल है, ओके, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म एल डैश में कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस एल डैश इज इक्वल टू, ये जो एल डैश है इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एल प्लस और कोई भी फंक्शन यहाँ पे होगा, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव है ये क्यू आई डॉट हो सकता, नहीं क्यू आई डॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आई का फंक्शन होगा और ये टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर आप लैग्रेंजियन को एल डैश में चेंज कर देते हैं सच दैट एल डैश जो होगा वो पहले से जो लैग्रेंजियन है वो टर्म होगा, और प्लस यहाँ पे टोटल टाइम डेरिवेटिव आप एक फंक्शन का ऐड कर रहे हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट और टाइम पे। तो अगर आप टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम ऐड करते हैं लैग्रेंजियन में, तो एक नया लैग्रेंजियन ऑब्टेन होगा, आप समझ रहे हो ना। इस ओल्ड लैग्रेंजियन में इस टर्म को ऐड करके हम एक न्यू लैग्रेंजियन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो न्यू लैग्रेंजियन है ना, उससे वही इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ओके, जिसे जो एल से आ रहा था, मतलब एल का इक्वेशन ऑफ मोशन और एल डैश का इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होगा, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसी को हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन कहते हैं। और ये बहुत, तो कभी भी अगर ऐसा दिख गया ना कि टू लैग्रेंजियन जो है उनमें डिफरेंस जो है, जैसे हम इसको इधर ले आएंगे तो डिफरेंस बनेगा ना एल डैश माइनस एल। सो इफ डिफरेंस बिटवीन टू लैग्रेंजियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एंड टाइम ओनली, तो आप समझ जाओ कि दोनों लैग्रेंजियन से सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। लेकिन इसमें हम जिस लैग्रेंजियन की बात कर रहे हैं ना, वो लैग्रेंजियन डिपेंड करता है वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स पे ओनली, ओके, इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, ऑलराइट, दैट्स द केस हियर, ठीक है। तो इसी को हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो अब क्या होता है कि जैसे आप एमएससी जब कर रहे होंगे ना, तो ये सभी चीजों का प्रूफ दिया जाता है कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक बार एल से हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और एक बार एल डैश से, दोनों से हम दिखाएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आ रहा है। तो वो कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर हम लोग इसका कोई एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो आप ये ध्यान रखेंगे
कि यहाँ पे df by dt जो लिखा गया है ना, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा del f by del qi, ठीक है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। और फिर कोऑर्डिनेट को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा qi डॉट प्लस यहाँ पे आएगा del f by del t, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे टाइम को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। तो जो भी लैग्रेंजियन होगा उसमें ये टर्म ऐड करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे। ओके, तो हम शो कर पाएंगे कि एल डैश और एल का सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, शो किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से इसे देख लें, ठीक है ना। जनरल प्रूफ अगर आपको देखना है तो किसी भी बुक में देख लो आप, जैसे ये गोल्डस्टीन में नहीं है, ठीक है, गुप्ता कुमार शर्मा या फिर जेसी उपाध्याय, इन सभी में आप किसी में भी देखेंगे तो जनरल प्रूफ इसका जरूर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जनरल प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ रहता है किसी बुक में, तो हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज लेट लैग्रेंजियन, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, इज, किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन मान लेते हैं कि एल जो है ना, कुछ भी आप मान लो, सपोज करो हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लेते हैं, ठीक है ना। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का लैग्रेंजियन कितना लिखते हो आप? देखो लैग्रेंजियन जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हाफ एम वी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर 1 डायमेंशनल है तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये लैग्रेंजियन है, ठीक है ना। तो आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए। देखिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखोगे डी डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स है तो डेल एक्स डॉट हो जाएगा और माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप बताइए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आ रहा है, जरा डिफरेंशिएट करके बताइए जरा आप लोग, सभी लोग, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? mx डबल डॉट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। नहीं इक्वल टू, नहीं इक्वल, सर mx डबल डॉट प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। हाँ देखो यहाँ पे है ना, चलो एक एक करके अभी कर लेते हैं डिफरेंशिएट। देखो x डॉट से डिफरेंशिएट करोगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव 2x डॉट आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो mx डॉट हो गया ये, ठीक है ना। और x डॉट से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x डॉट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे माइनस है ना, अब x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x नहीं है तो इसको 0 कर देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। अब इसको x से डिफरेंशिएट करोगे ना तो 2 आएगा, 2 कैंसिल तो ये m ओमेगा स्क्वायर और x हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0, m दोनों में कॉमन है, m से कैंसिल कर दोगे। अब इसका ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है, ध्यान रखोगे तो ये बन जाएगा x डबल डॉट, ठीक है ना, और प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा हम देखो साइड में फिर से एक बार बता देते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे x का टोटल टाइम डेरिवेटिव अगर करते हो ना तो ये x डॉट होता है, लेकिन अगर पार्शियल टाइम डेरिवेटिव करोगे ना x का तो ये 0 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया इसका, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन करते हैं, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डू गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन। इसका मतलब ये है कि हम एक नया लैग्रेंजियन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो वी आर गोइंग टू राइट ए न्यू लैग्रेंजियन सच दैट इट विल बी एल प्लस, अच्छा हम ये जो प्लस लिखे हैं ना ये माइनस भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है क्योंकि फंक्शन अभी हम बता नहीं रहे ना, तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम प्लस अभी मान लो लिख देते हैं, ठीक है। और डी डी टी ऑफ, हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट और टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से एल डैश इज इक्वल टू एल, ठीक है, और यहाँ पे प्लस डी डी टी ऑफ, ठीक है। आप लोग बता दो कोई भी फंक्शन लेना है यहाँ पे, यू कैन टेक एनी फंक्शन यू वांट। कौन सा फंक्शन लोगे बोलो? सर xt। कुछ भी ले लो, समझ गए ना, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन यू वांट, ओके। तो हम चलो ले लेते हैं, लेट देखो लेट फंक्शन इज इक्वल टू हम कुछ ऐसे ले लेते हैं एक्स ई टू द पावर टी मान लो ले लिया। ये देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट भी है और टाइम भी है ना।
आप हमने एक्सपोनेंशियल लिया, आप साइन कोसाइन कुछ भी ले सकते हो, और टी जो हम ले रहे हैं और टी स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, एक्स क्यूब एक्स फोर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ये लेते हैं ना तो यहाँ पे e टू दी यहाँ पे आ जाएगा x और e टू दी पावर t, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लैग्रेंजियन देखो यहाँ पे पहले से तो था हमारा हाफ m x डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। अब इससे देखो कितना टर्म आ रहा है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में तो ये x डॉट बन जाएगा और e टू द पावर t होगा। और ठीक है, दूसरा टर्म इसमें आएगा प्लस x और e टू द पावर t, यही आएगा ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन से एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा। ओके, तो ये आ रहा है, तो ये न्यू लैग्रेंजियन है। अब हम न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भाई x और टाइम x ही यूज हो रहा है ना, तो ऐसे सिर्फ l की जगह l डैश लिख दोगे और यहाँ पे डेल x डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, ये लिखना होगा हमें, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो देखो यहाँ से डी डी टी ऑफ, ठीक है, डेल l डैश अपॉन डेल x डॉट ये लिखना है। तो देखो हम लोग पहले ये टर्म तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं ना, इस ये पुट करोगे तो इससे तो हमें पता है कि कितना आने वाला है, तो वो हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका तो हम लोग कर चुके हैं, ये जब पुट किया जाएगा तो इससे आ रहा था mx डॉट डबल डॉट और प्लस m ओमेगा स्क्वायर और x, ये हो गया प्लस, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखो लिखने जा रहे हैं, ये वाले टर्म पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, इसका तो हमें पता है पहले से, तो वो तो लिख दिया गया प्लस। अब इसको हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो देखो जब आप x डॉट से डिफरेंशिएट करोगे ना ये टर्म को, तो यहाँ पे बचेगा e टू द पावर t, और तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, है ना, e टू द पावर t, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस जब हम x से डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो यहाँ x नहीं है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा e टू द पावर t, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए mx डबल डॉट और प्लस m ओमेगा स्क्वायर और x और प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो e टू द पावर t रहेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, ओके, और e टू द पावर t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर यू आर गेटिंग m से डिवाइड कर दो तो x डबल डॉट और प्लस ओमेगा स्क्वायर और इनटू x दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया, सभी को समझ में आया ना, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। देखो हम ये जो लिख रहे थे ना, तो हम ये वाला टर्म का तो जानते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो क्योंकि ये सम किया हुआ है ना, तो इससे जो टर्म आएगा वो लिख देंगे, प्लस हम इस पे फोकस कर रहे हैं अब कि यहाँ पे इस टर्म को बेसिकली यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब पुट करेंगे तो x डॉट से डिफरेंशिएट होगा तो e टू पावर t बच जाएगा, ये टाइम डेरिवेटिव बच गया, और ये डिफरेंशिएट किया, x डिफरेंशिएट होकर 1 दे रहा है, e टू द पावर माइनस t वी आर गेटिंग, ओके। सो नाउ यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन और पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ था दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब जो यहाँ पे फंक्शन जो पुट किया गया ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम। आप इस फंक्शन को कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, यू राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ दिस फंक्शन, यू विल ऑलवेज गेट द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। तो वही बताया गया यहाँ पे कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या बोलते हैं, अभी हम लोग जैसे लैग्रेंजियन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसलिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन डिस्कस किया गया। उसी तरह से ईएमटी में भी गेज ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है ना। तो ईएमटी में जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, उसका भी मीनिंग यही होता है, ठीक है, उसका भी मीनिंग यही होता है कि इट इज सच ए ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, विच लीव्स इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज्ड, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें ही बोलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके बोल दिया जाता है कि ईएमटी में जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, इसलिए इसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होता है, ठीक है सर। सर गेज ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि कई बार अगर हम आपसे पूछें कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द, ठीक है, अगर जानते हो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रॉब्लम मान लो डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, और दूसरी बात देखो एक बात बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो लोग मैथमेटिशियंस जो है ना, ये लग्रांजे वगैरह क्या थे, ये लोग मैथमेटिशियन थे ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं,
पहले का थोड़ा लाइफ स्टाइल भी जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता था, ठीक है। जो जैसे मान लो लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता था कि हमें फेसबुक भी चलाना है, ठीक है ना, ये भी करना है, ठीक है, यूट्यूब भी देखना है, ऐसा नहीं होता था। तो वो लोग के पास इतना टाइम था, उन लोगों ने इतना रिसर्च किया, ठीक है ना। तो उन लोगों ने ये एनालाइज किया, ठीक है ना, कि लैग्रेंजियन इसकी जरूरत, एक तरह से बोल सकते हो कि जरूरत नहीं है, ये एक फीचर है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ना कि कोई भी मान लो आप डिवाइस भी होता है तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं ना, हम इसको जरूरत नहीं बोल रहे हैं, इट इज नॉट ए नेसेसिटी, इट इज ए फीचर, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो ये पहले आप तो समझ लीजिए कि ये एक फीचर है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको जरूरत की तरह थिंक करते हो ना कि वाई इट इज रिक्वायर्ड, ओके, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम के सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो आप समझ में आ रहे हैं ना कि जैसे मान लो हम अगर आपसे बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी तो इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का भी कुछ फीचर होता है ना। कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि इसके 2 रूट्स होते हैं, रूट x1 और x2, दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो c बाई ए आता है। अब दोनों का सम करते हो x1 प्लस x2 तो ये आता है माइनस b बाई ए। तो ये सभी क्या है, अब आप ये सभी जैसे फीचर्स है ना, तो उसी तरह से ये भी इसका एक फीचर है कि अगर हम लैग्रेंजियन को इस तरह से चेंज कर देते हैं ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फीचर है ना, x1 इंटू एक्स टू इक्वल टू सी बाई ए और x1 प्लस एक्स टू माइनस बी बाई ए। अब बताइए इस फीचर को आप कहीं ना कहीं यूज करते हो कि नहीं करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डू यू एवर करते हैं ना। तो समझ गया ना कि ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन उसको कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये एक फीचर है गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंजियन, ठीक है, दैट इज ए फीचर। अब इसको हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस तो ये हो गया गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। देखो हम इस एक क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कराते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना गेट एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2018-19 में पूछा गया है, ठीक है। एक मिनट देखें जरा। गेट, ठीक है, अच्छा तो हमारा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, एक मिनट। ये 2018, सर ये हम लोग जब अभी खोल लेते हैं ये वाली ऑप्टिमिस्ट वाली तो सर चल नहीं रही थी सही है। कल से ये तो सर नहीं और नहीं, ये वो जो एक हमारा है ना वेबसाइट द ऑप्टिमिस्ट क्लासेस डॉट कॉम, जिसमें आप ये लेक्चर नहीं चलती है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। प्राइवेसी सर कुछ टाइप का आ रहा था कि हाँ कुछ, प्राइवेसी एरर आ रहा था। उसको आप लोग ओपन करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही वहां से आपको मिल सकता है, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। Yes. सर लैपटॉप से क्लास करने में उसकी जरूरत है। ये नहीं सर उस हम लोग लैपटॉप से क्लास नहीं नहीं, लेते वो हैं तो सर दूसरा वही वेबसाइट सब है होता ना, वो आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं, live.theoptimistclasses.com, ठीक है। ये वाला वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाया करो ना, रुको हम शेयर कर है। देते हैं लाइव या डॉट की सर बात हाँ, कर रहा हूँ उसमें नहीं मैं। कोई लाइव डॉट द ऑप्टिमिस्ट क्लासेस डॉट कॉम करके जो है सर हाँ उसमें से ही सर हम लोग क्लास लेते हैं। उसी को सर कल से खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब 3-4 बार खोलते हैं अलग अलग उससे तब खुलता है। अच्छा, यस ये उसमें तो ऐसे प्राइवेसी प्रॉब्लम एरर नहीं जैसे आ आ रहा रहा था, हम तो जहाँ तक देख सर खुल रही है। खुल रहा है ना सभी का। यस सर खुल रहा है। यस सर। चलो हो सकता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगा। है। ओके सर। चलो डायरेक्ट जाया करो ना उस वेबसाइट पे, क्या बोलते हैं हम, चलो अभी लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है ना, उस लिंक पे डायरेक्ट जाया करो। जस्ट एक मिनट, हम क्वेश्चन देखो दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था गेट एग्जाम में, ये क्वेश्चन जान तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम चलो इसका क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, ये
जो हमारा असाइनमेंट है ना उसमें शायद होगा। देखो ये है, इसमें शायद देखते हैं है क्या। इसमें शायद होगा। हाँ देखो ये हम बोल रहे थे ना गेट एग्जाम में देखो पूछा गया था, तो देखो ये जो है ना क्वेश्चन, ये यहाँ 2017 का, अच्छा हम 18 का देख रहे थे, 17 में है, ठीक है ना, इतना याद नहीं रहता है ना। तो देखो इसमें दिया हुआ है ना, अब देखिए लैग्रैन्जियन, लैग्रैन्जियन आप देखिए जब भी जानते हो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना एग्जाम में कि देखो पहले एक लैग्रैन्जियन दिया है, दूसरा लैग्रैन्जियन जो है ना वो पहले वाले लैग्रैन्जियन में कुछ ऐड करके निकाला जा रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो देखो ये अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन आप देखिए, इफ लैग्रैन्जियन इज modified to this, which one of the following is true? Both canonical momentum, equation of motion do not change. Canonical momentum changes, equation of motion doesn't change. ठीक है ना, canonical momentum does not change, equation of motion changes. Both canonical momentum and equation of motion change. तो आप देखिए लैग्रैन्जियन पहले देख लीजिए, हाफ एम और ये वेलोसिटी स्क्वायर है ना, और हाफ एम वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, वही क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना। तो बस इसमें थोड़ा सा टर्म जो ऐड किया गया वो अलग सा है, ठीक है। देखो ऐसा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन गेट 2017 का है, ठीक है ना। इसमें लैग्रैन्जियन एल नॉट ऐसे दिया हुआ है, हाफ एम और क्यू डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा एक लैग्रैन्जियन बनाया गया एल नॉट और प्लस ये वाला एल नॉट तो सारा का सारा है यहाँ पे, और प्लस हम अल्फा क्यू और डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिखा हुआ है ना, इज दैट ओके। तो देखो हम अभी जो बता रहे थे ना कि किसी लैग्रैन्जियन में आप कोई टर्म ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ऐसे बताया गया कि लैग्रैन्जियन में कोई टर्म ऐड करेंगे ना तो उस टर्म का टोटल डेरिवेटिव लिखा हुआ होना चाहिए और कोई उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। और वो जो टोटल डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म होगा ना, देखो पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, ओके। तो टोटल डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म होगा दैट शुड डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट एंड टाइम ओनली, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसमें जो अभी दिया गया है ये टोटल डेरिवेटिव के बाहर भी कुछ टर्म है, तो इसको पहले अंदर करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी लिखा हुआ है, क्यू डॉट नहीं है, डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है ना। तो देखो आप इसको ऐसे लिख दो, एल नॉट और प्लस, इसको आपको अंदर करना है डेरिवेटिव के, तभी हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट कर पाएंगे। तो देखो ये अल्फा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी देखो डी डी टी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसे क्यू स्क्वायर बाई 2, कैन यू राइट लाइक दिस, देखो जरा डिफरेंशिएट करने पे वापस आएगा ये, आ जाएगा ना। तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो न्यू लैग्रैन्जियन ऑब्टेन हो रहा है ना वो ओल्ड लैग्रैन्जियन प्लस टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए टर्म इनसाइड ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है आप देखिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो जब गेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया ना तो इसमें बोला गया कि ये जो फंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, तो जानते हो इसका ये मतलब होता है ना कि कोऑर्डिनेट और टाइम पे ही डिपेंड करना चाहिए, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये जो डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म है दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इज दैट ओके। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आना चाहिए। तो अभी देखिए आप अच्छा उसमें जैसे कोऑर्डिनेट और टाइम लिखा गया ना तो उस वो ऑप्शनल होता है कि मतलब दोनों कोऑर्डिनेट और टाइम दोनों पे डिपेंड कर सकता है, या सिर्फ कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, या सिर्फ टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोऑर्डिनेट और टाइम लिख दिया गया ना तो ये कंफर्म हो गया कि वहां पे कोऑर्डिनेट और टाइम सिर्फ होगा, वेलोसिटी नहीं हो सकता है, देयर कैन नॉट बी वेलोसिटी टर्म ओवर देयर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे लैग्रैन्जियन, न्यू लैग्रैन्जियन इज इक्वल टू ओल्ड लैग्रैन्जियन प्लस डी डी टी ऑफ ए फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ओनली, टाइम है या नहीं मैटर नहीं करता है, मगर ऐसा कोई टर्म नहीं आ जाना चाहिए यहाँ पे जो उसमें नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा है तो इसको आप गेज ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल दोगे यहाँ पे कंफर्म कर दोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज, क्योंकि गेज ट्रांसफॉर्मेशन में यही बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज
नहीं होता है। तो जानते हो देखो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज हुआ, जैसे हम बताए ना अभी आपको कि ये फीचर है लैग्रांजेस इक्वेशन का, लेकिन जब फीचर आप जानते हैं तो देखने के साथ आपको पता चल गया इक्वेशन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज, हम डायरेक्ट बोल देंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मान लो नॉलेज नहीं है, तो वो भी आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन को। बस जानते हो करना क्या होगा, उस स्टूडेंट को ये करना होगा कि पहले एल नॉट से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेगा वो, ठीक है ना, उसके बाद एल नॉट को यहाँ पुट करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अल्फा क्यू और इसको लिखेंगे क्यू डॉट, और फिर एल को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना पड़ेगा। 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो और दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो कि सेम आ रहा है कि नहीं, जैसा कि हम प्रीवियस में किए थे। यहाँ पे एग्जाम्पल बताए थे ना, तो देखो एग्जाम्पल में हम इससे भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखाए और इससे भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखाया, दोनों से निकाल के दिखाया, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आ गया था। तो फिर आप इसी अप्रोच को यूज कर लीजिए। अगर आप ये तो हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए एग्जांपल दिए थे ना, अब अगर आप समझ गए हैं तो फिर 2 बार क्यों इतना टाइम स्पेंड करोगे एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से अगर आप नोटिस कर लिए कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन है तो बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के बताइए कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आंसर कि इक्वेशन मोशन विल रिमेन द सेम। ओके, अब आप देखिए हम इसमें जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं P, तो P इज इक्वल टू होता है डेल एल बाई डेल, ठीक है ना, क्यू डॉट, ऐसे लिखते हैं ना, P इज इक्वल टू क्यू यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो क्यू आई नहीं लिख रहे हैं, क्यू डॉट लिख रहे हैं, जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसको मान लो P नॉट लिख देते हैं, तो यहाँ पे L नॉट लिख देते हैं, L नॉट को यूज करके P नॉट निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे L नॉट को डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा एम क्यू डॉट, ठीक है। अब अगर हम P निकालते हैं, मान लो P कैलकुलेट करते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, ठीक है ना, L को यूज करके, तो यहाँ पे देखो डेल एल नॉट बाई डेल क्यू डॉट ये डिफरेंशिएट होगा तो इससे आ जाएगा एम क्यू डॉट, ठीक है ना। और ये वाला टर्म आप देखो, ये जो टर्म क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा क्यू और क्यू डॉट लिख सकते हैं ना। तो जब आप क्यू डॉट से इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे ना तो प्लस अल्फा क्यू आएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ये क्यू डॉट है, देखो डी क्यू बाई डी टी इज क्यू डॉट, तो ये डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में, अल्फा क्यू बच जाएगा। इज दैट ओके? तो आप देखिए पी नॉट, पहले एल नॉट से आप जनरलाइज मोमेंटम निकाल रहे हैं तो एम क्यू डॉट निकल रहा है, और जब एल से जनरलाइज मोमेंटम निकाल रहे हैं तो एम क्यू डॉट प्लस अल्फा क्यू निकल रहा है। इज दैट ओके? दोनों सेम आ रहे हैं क्या? दोनों सेम नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कहोगे कि जनरलाइज मोमेंटम इसमें चेंज हो रहा है, जनरलाइज मोमेंटम इज चेंजिंग बट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो यही इसका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में, एक मिनट दिखाते हैं, देखो करेक्ट इसका हो जाएगा कैनोनिकल मोमेंटम चेंजेस, इक्वेशन ऑफ मोशन डजंट चेंज, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। इज दिस ऑल राइट? समझ में आ गया सभी को? तो इस तरह का जानते हो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आप कभी कभी गेज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके चाहते हैं तो आंसर कर सकते हैं, कभी बिना यूज किए हुए भी आंसर कर सकते हैं। तो मतलब ये लग्रांजियन इक्वेशन का एक फीचर है जो हम लोग अभी डिस्कस किए, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखो और केसेस डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कराए थे आप लोगों को ना, ये जो बोल रहे थे कि नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, याद है? याद आ रहा है कि नहीं याद है? देखो यही था ना, देखो यहाँ पे ये देखो इसमें लिखा था ना कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पी आर निकालना था। देखो पी आर, देखो कब का था, नेट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो नेट जून 2019 का, देखो जरा अगर कहीं मिलता है आप लोगों को तो, नेट जून 2019 पेपर फिजिक्स। हमारा वेबसाइट तो खुल ही नहीं रहा है। ओरिजिनल पेपर अगर मिल जाए ना तो बेटर होता है, ठीक है। CSIR क्वेश्चन पेपर, हाँ
किसका है? पेपर तो मिल गया है, क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दिसंबर में होगा, हमें लग रहा है। एक मिनट, जून में नहीं है। क्वेश्चन जो वही हम बता रहे थे ना, उसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सर हम्म, असाइनमेंट अपलोडेड है ये वाला? हाँ अपलोडेड है, अभी जो दिखा रहे थे वो तो अपलोडेड है, तो आप लोग देखते नहीं हो क्या? हाँ, सर नहीं दिखा रहा मेरे में। अरे नहीं, देखोगे अच्छे से तब तो दिखाएगा। एक मिनट, जो बस एक मिनट रुको आप लोग थोड़ा। दिसंबर, मिल नहीं रहा है वो, जानते हो। चलो बाद में डिस्कस कर देंगे, वो क्वेश्चन जो है ना बाद में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो हम लोग लैग्रांजेस इक्वेशन, मतलब उसमें जानते हो क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज इसलिए हो गए थे ना। जैसे एक लैग्रांजियन दिया हुआ है और हम लोग कुछ टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जानते हो उसमें क्या किया गया था, कि एक लैग्रांजियन दिया हुआ था और जो टर्म ऐड किया गया था ना वो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट टर्म था, ठीक है। दैट वाज एक्सेलरेशन डिपेंडेंट टर्म। तो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट टर्म आप ऐड करेंगे ना तो ये लैग्रांजियन एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन जो निकालना पड़ेगा ना आपको, इक्वेशन वो फिर एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन से निकालना पड़ेगा और फिर देखना होगा कि पहले वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन था वो, ठीक है। वो क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग ट्राई सर करोगे। ओरिजिनल लैग्रेंजियन भी एक्सेलरेशन डिपेंडेंट था कि नया वाला? और नहीं, न्यू वाले में, ओरिजिनल वाले में नहीं था। तो ओरिजिनल वाले में देखो क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है ना वो वेलोसिटी डिपेंडेंट था, तो हम उसको वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो लैग्रांजेस इक्वेशन में जो दो टर्म होता है सिंगल टाइम डेरिवेटिव वाले से निकाल लेंगे। फिर जो टर्म ऐड किया गया ना, जो टर्म ऐड किया गया वो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट टर्म ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो फिर वो हमारे इस डिस्कशन में फिट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन लाने के लिए वेलोसिटी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ना कि जो टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हम बस इतना बोल देंगे कि अब जो न्यू लैग्रेंजियन है वो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हो गया, तो फिर हम उसको एक्सेलरेशन डिपेंडेंट लैग्रेंजियन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उससे निकालेंगे और देखेंगे कि कौन से केस के लिए, मतलब ऑप्शन में कुछ अलग अलग टर्म दिया होता है। ऐसा दिया होता है कि ऑप्शन का कौन सा टर्म ऐड करेंगे लैग्रेंजियन में सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन डजंट चेंज, ओके। तो वो एक्सेलरेशन दिख गया डिपेंडेंट सर वाला, दिख गया, मिल गया सर वो। मिल गया तो जरा शेयर करो ग्रुप में। सर ग्रुप में मतलब टेलीग्राम? कहीं पे टेलीग्राम में कहीं पे कर दो, टेलीग्राम में शेयर कर दो। सर ये फंक्शन अगर कोऑर्डिनेट और टाइम का नहीं हो तो क्या गेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा? किसका फंक्शन होगा फिर? अभी तो हम बता रहे हैं ना, अब जो देखो पढ़ाई इसी तरह से की जाती है, आपको मतलब क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना है, ठीक है ना। आपको समझना यही है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोल रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी को बताओगे तो क्या बताओगे कि यहाँ पे जो फंक्शन आता है वो कोऑर्डिनेट और टाइम का ही फंक्शन होता है, ठीक है ना।
यही है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर वो वेलोसिटी का फंक्शन हो गया तो फिर वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और मतलब हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिख देंगे जो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है एफ की जगह पे, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करेगा, दैट वोंट हैपन। ओके सर ठीक है। भेज दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो। एक मिनट देखते हैं। टेलीग्राम में किसमें, नेट वाले ग्रुप में शेयर किया? यस सर, प्रॉब्लम डिस्कशन वाला ग्रुप नेट। ठीक है सर जैम वाले में भी कर दो सर। जैम वाले में भी कर दें? कौन कहाँ है, दिखाई नहीं, आया नहीं है। अच्छा जैम वाले, एक मिनट देख सर रहे हैं। यहाँ से सेंड हो गया है, वैसे तो नेट वाले में। अच्छा हाँ देख रहे हैं, सर आ गया, दिख गया। दिख गया। ये अच्छा ये पेपर ऐसा वाला था, है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन है? 10 सर 10। 10। चलो अभी हम 10 तो ये है, कहाँ है ये, कौन सा, बी में, सी में, किस में है? सर बी में। पूरा बोला करो तुम लोग। यस सर, पहले वाले में रीजनिंग है सिर्फ। हाँ 9 10। हाँ देखो ये है क्वेश्चन। इसको पहले भी हम यहीं पे शेयर करते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें भेज देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है देखो ये यहाँ से देख लो अभी क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स व्हेन एडेड टू लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले आप देखो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला लैग्रेंजियन तो कोऑर्डिनेट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका कुछ अपना इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म व्हेन एडेड टू लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल नॉट चेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे आप देखिए जो टर्म दिए हुए हैं ना, आप देखिए पहला टर्म भी एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इस टर्म को आप ऐड करोगे, देखो हम लोग जो ऐड कर रहे थे गेज ट्रांसफॉर्मेशन में, आप देखिए जो टर्म हम ऐड कर रहे थे वो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन था, और वो फंक्शन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था गेज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखो आप कोऑर्डिनेट वाले डिपेंडेंट टर्म को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो टर्म ओवरऑल ये मिलेगा, ये जो टर्म वो किसका किसका फंक्शन होगा, आप ये बताइए। देखो इसको पहले हटा के हम बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से नहीं समझ में नहीं आया लगता है। देखो ये पहले ऐसे समझो कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट और टाइम पे। लेकिन इस पूरे टर्म की बात करें, ये पूरा टर्म किस पे डिपेंड करेगा? हाँ ये ऐसा हो सकता है, कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है और टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, समझ गए ना। तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट टाइम पे, लेकिन जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो आप बोलोगे कि लैग्रेंजियन में जो टर्म ओवरऑल ऐड हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यही कहोगे ना कि वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे भी और कोऑर्डिनेट पे भी और टाइम पे भी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। यू कैन नॉट गेट एक्सेलरेशन टर्म। तो हम जानते हैं लैग्रेंजियन में वेलोसिटी तो होता ही है, तो वेलोसिटी वाला टर्म ऐड किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा टर्म ऐड कर दें कि एक्सेलरेशन आ गया उसमें, तो फिर एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हुआ था यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो हम दिखा रहे हैं फिर से। इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये एक्सेलरेशन का टर्म है, ये भी एक्सेलरेशन का टर्म है, ये वेलोसिटी का टर्म है, ये वेलोसिटी वाला टर्म है और ये वेलोसिटी का टर्म है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि वेलोसिटी वाले टर्म को बिना देखे हुए, मतलब कैलकुलेशन के भी बताया जा सकता है कि इससे मतलब इस टर्म को ऐड करने से इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। मतलब कैसे, देखो बिना कैलकुलेशन के पता चलेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भी टर्म अगर हम ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो अगर ये पूरा ओवरऑल जो सर्कल ऐसे बना हुआ है ना, इस सर्कल के अंदर जो टर्म आएगा वो अगर कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और अगर हम उस टर्म को एक्सप्रेस कर पाए, देखो ये जो टर्म पूरा टर्म है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ओके, कोऑर्डिनेट और टाइम में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए टोटल टाइम डेरिवेटिव में, तो समझ लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक 1 बाय 1 प्रोसीड कर रहे हैं। पहले जो है ना ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखो अभी ऑप्शन सी कितना था जरा बताइए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? xy डॉट माइनस y x डॉट। तो ऑप्शन क्या था, x y डॉट माइनस y x डॉट, ये था ना।
तो अब देखिए ये टर्म हमारा लैग्रेंजियन में ऐड होने जा रहा है, मतलब पहले एल था ना, तो अब एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एक्स वाई डॉट और माइनस वाई एक्स डॉट, ये बन जाएगा। ये टर्म ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इस टर्म को जानते हो टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एंड टाइम ओनली में एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो समझ लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। या तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देखें, ऐसा फिर करना पड़ेगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो कि आप देखिए इसमें जो है ना हम चेक करते हैं कि क्या ये ऐसे डी टी ऑफ सम फंक्शन एफ में एक्सप्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैन यू कन्वर्ट दिस इट इन दिस फॉर्म? इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। अगर हो जाएगा ना तो कंफर्म है कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ना, देखो अगर बीच में प्लस होता तो हो जाता है ना, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना डी डी टी ऑफ, अगर आप एक्स वाई लिख देंगे, एक्स वाई लिखेंगे ना, तो ये बनेगा एक्स वाई डॉट प्लस वाई एक्स डॉट, तो यहाँ प्लस होता तो हो जाता है ना। तो फिर हम ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टर्म कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना, दिस टर्म कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डी डी टी ऑफ सम फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम, ठीक है ना, एक्स वाई टी, इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकता है। सो इट इज नॉट, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म अगर ऐड किया गया ना, तो उसको गेज ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो बात की गई है ना, वो लैग्रेंजियन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी तक से ही बात की गई है, ठीक है। तो सो इट इज नॉट गेज ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर, ठीक है ना, आप लिखोगे देयर फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल चेंज, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप डी ऑप्शन में बताइए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज देयर इन डी ऑप्शन? सर वाई एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स वाई डॉट स्क्वायर। क्या है? वाई एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर और प्लस एक्स वाई डॉट स्क्वायर, एक्स वाई डॉट स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो ये भी जो है ना कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, एक्स बाई टी, ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। दिस इज नॉट ऑल्सो टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, ओके। ये देखो वेलोसिटी, आप ये फिर से हम देखो रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए ना, दैट इज ओनली अप टू वेलोसिटी टर्म, क्योंकि उस मतलब फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टोटल टर्म मिलेगा हमें वो वेलोसिटी, कोऑर्डिनेट और टाइम बस उसमें हो सकता है। तो जब वेलोसिटी वाले टर्म ऐड करने की बात होगी ना, हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन से ही कंपेयर करके बताएंगे इसे कि यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा या नहीं। तो ये आप कहोगे कि ये जो वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म है इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो समझ लो गेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा, ठीक है। सो नॉट ए गेज ट्रांसफॉर्मेशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन विल चेंज, ठीक है ना। तो जानते हो देखो ये एडवांटेज हुआ ना हमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का, कि हम ये दो क्वेश्चन को बिना इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले हुए ही बता पा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े होते ना, तो हम पूरा जानते हो फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ता है हमें कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब आप बताइए ऑप्शन ए में क्या है, व्हाट इज देयर इन ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में कितना टर्म ऐड कर रहे थे लैग्रेंजियन में? एक बार देखो हम शेयर कर देते हैं, सब लोग को दिख जाएगा। एक मिनट देखो, देखो ऑप्शन ए जो है ना उसमें है एक्स एक्स डबल डॉट और माइनस वाई वाई डबल डॉट। तो इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि ये बियॉन्ड, इसमें जैसे ऐड जो कर रहे हैं ना एक्स एक्स डबल डॉट है और माइनस वाई वाई डबल डॉट, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखोगे इट इज बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड चला गया। तो अब हम इसको गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेज ट्रांसफॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि हम जो टर्म ऐड कर रहे हैं ना वो बेसिकली, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है कि हमारा, समझ रहे हो ना, वो बेसिकली वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म तक है, और ये एक्सेलेरेशन आ गया ना, तो अब हम कहेंगे कि ये बियॉन्ड जा रहा है गेज ट्रांसफॉर्मेशन के। तो अब आप देखो कि पहले जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था, जैसे पहले लैग्रेंजियन जो था हमारा एल था, अब हमारे पास एल से चला आया एल डैश, ठीक है ना। एल डिपेंड कर रहा था एक्स वाई और एक्स डॉट वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा था और टाइम पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना।
तो अब देखिए, अब L से L डैश आ जाएगा, जिसमें L प्लस और ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं XX डबल डॉट और माइनस Y डबल डॉट, ठीक है ना, ये टर्म। तो अब आप बोलोगे कि जो न्यू लैग्रेंजियन है ना L डैश, वो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। तो देखो, अब पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखेंगे ना यहाँ पे, वो ऐसा बनेगा डी डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ठीक है ना, और माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन हो गया। अगर वाई के लिए लिखेंगे ना, तो वाई के लिए ऐसा बनेगा डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, डेल एल बाई डेल वाई डॉट, ठीक है, और माइनस डेल एल बाई डेल वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये वाई के लिए इक्वेशन है। तो एक्स के लिए इक्वेशन हम लोग लिख दिए और वाई के लिए, तो ये इस लैग्रेंजियन के लिए। अब हम लोग इस लैग्रेंजियन के लिए लिखेंगे ना, तो देखो इसकी वजह से यहाँ पे भी तो वही था ना, तो ये वाला सारा टर्म तो आएगा ही। मतलब अगर इस टर्म की वजह से लैग्रेंजियन इक्वेशन में अगर कुछ भी आ गया, तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ। तो इसका मतलब इसकी वजह से कितना आंसर आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको पुट करके देखते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन में कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है ना लैग्रेंजियन इक्वेशन जो होगा, ओके, फॉर एल डैश, देखो फॉर एल डैश हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो क्या होगा, d2 बाई डी टी स्क्वायर। याद है ना आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, डी एल डैश बाई यहाँ पे डी एक्स डबल डॉट होगा, ठीक है ना, माइनस डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, डी एल डैश अपॉन डी एक्स डॉट, और फिर प्लस डी एल डैश अपॉन, ठीक है ना, डी एक्स, ठीक है। इसको हम चेक करके, अभी 0 नहीं लिख रहे हैं राइट साइड में, हम इसको चेक करेंगे इस टर्म के लिए, ठीक है ना, इस टर्म के लिए बस यहाँ पे ये वाला टर्म पुट करेंगे हम, एल डैश ना लिख, क्योंकि एल डैश का एल वाले से तो इतना आएगा ही, वो कंफर्म है, ओके, क्योंकि एक्स डबल डॉट तो इसमें है नहीं ना, तो ये वाला टर्म 0 हुआ, इसकी वजह से वो टर्म आ ही जाएगा। तो हमको चेक करना है कि इसकी वजह से 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ से d2 बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक्स डबल डॉट से डिफरेंशिएट करो, तो इसको एक्स डबल डॉट से करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस एक्स डॉट से, देखो एक्स डॉट यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना, देयर इज नो एक्स डॉट। और फिर यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो प्लस यहाँ पे कितना आ गया, एक्स डबल डॉट, ठीक है ना, इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स डबल डॉट और प्लस यहाँ से आ गया एक्स डबल डॉट, तो दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये इक्वल टू आ गया 2x डबल डॉट, ठीक है ना। तो इतना तो कंफर्म हो गया ना, देखो यहाँ पे कि इससे 2x डबल डॉट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है ना, ऐसे लिखवाया गया था ना, दिस इज हाउ वी हैड रिटन, प्लस साइन था, फिर माइनस था, फिर प्लस, तो इसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो दूसरा टर्म वाला देखते हैं, अब दूसरा ऑप्शन जो था यहाँ पे, एक मिनट, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें देखो चेंज हो गया, तो इस वाले में हो सकता है कि चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम दूसरा वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट, ठीक है ना, देखो एक्स वाई डबल डॉट है और माइनस वाई एक्स डबल डॉट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब हम एक्स डबल डॉट से यहाँ पे इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले टर्म को यहाँ पे पुट करोगे, तो देखो पहले एक्स डबल डॉट से डिफरेंशिएट होगा, बचेगा माइनस वाई यहाँ पे बच जाएगा, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इसे, ठीक है ना, तो ये माइनस वाई डबल डॉट आ जाएगा। और जब इस टर्म को हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्स डॉट तो है नहीं, तो फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो प्लस वाई डबल डॉट आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, यहाँ से माइनस वाई डबल डॉट और यहाँ से प्लस वाई डबल डॉट, ओके, तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं दे रहा है, इट इज नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा फैक्टर, ओके, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसलिए कहा जाएगा कि अगर हम इस टर्म को ऐड करते हैं लैग्रेंजियन में, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर? ठीक है ना, तो इसका ये तो चेक हो गया ना कि ये देखो इसमें तो नॉट 0, ये जो आया दिस इज नॉट 0। इसको अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो क्या क्या आ रहा है। आप देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स डबल डॉट से माइनस वाई, उसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस वाई डबल डॉट, और ये जब यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा वाई डबल डॉट, तो माइनस वाई डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा। ये जो हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है।
ठीक है, तो अगर जानते हो ये क्वेश्चन जानते हो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है ना मतलब हमें लगता है कि बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जो लोग जानते भी होंगे ना इस कॉन्सेप्ट को, उनको भी टाइम लग सकता है। अगर आप दो चीजें नहीं जानते हो, देखो पहली बात तो आपको गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी जानना जरूरी है, सो दैट यू कैन क्विकली चेक। अदरवाइज इसके दो ऑप्शन जो है ना सी और डी, आप बिना गेज ट्रांसफॉर्मेशन के क्विकली चेक नहीं कर सकते हो, उसमें फिर टाइम लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेट एग्जाम में हालांकि कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम जिसमें एक्सेलरेशन डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट आया और आपको इस इक्वेशन से चेक करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्यों आया, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये एक फीचर है लैग्रांजेस इक्वेशन का जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है ना। ओके, सो नाउ अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो इफ लैग्रांजियन contains, ठीक है, if Lagrangian contains a velocity dependent term, velocity term, ठीक है, but या ऐसे लिखो, velocity सिर्फ लिखो, contains a velocity but corresponding, माइक ऑफ कर लोगे, क्वेश्चन नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर लो, ठीक है। बट corresponding coordinate, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, इफ लैग्रेंजियन कंटेन्स ए वेलोसिटी बट कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट, देन दैट कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट ठीक है, तो हम लोग उस कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, that coordinate is called cyclic coordinate, cyclic coordinate, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना, कि जैसे अगर आप कोई लैग्रेंजियन लिखते हैं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का टर्म दिखता है उसमें लेकिन कोऑर्डिनेट का टर्म नहीं दिखता है, ठीक है। तो उस तरह के कोऑर्डिनेट को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट को हम लोग, साइक्लिक जो कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग, ठीक है, कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इसको हम लोग इग्नोरेबल भी बोलते हैं और या तो फिर इसे रिमूवेबल भी बोला जाता है, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए। ऑलराइट, तो देखो हम इसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसका एडवांटेज पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, अगर आप जैसे लैग्रेंजियन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आप डिस्कस करते हो, ठीक है ना, लैग्रेंजियन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था वो कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन था नेट का? जून, हम क्या बोल रहे थे, दिसंबर का था क्या? ये दिसंबर का, दिसंबर का था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, लैग्रेंजियन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। अगर हम लोग लिखते हैं तो देखो, प्रोजेक्टाइल आप सभी जानते हो ना कि मतलब प्रोजेक्टाइल मतलब नियर अर्थ सरफेस जो बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल का। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी इंस्टेंट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है ना, इसका हाइट यहाँ से वाई हो जाएगा। मान लो इसको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल लिखते हैं, ठीक है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल। तो इसका लैग्रेंजियन लिखोगे ना, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टू डायमेंशन में कितना लिखोगे? याद है, जनरल बताया गया आप लोगों को कार्टेशियन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। हाँ, तो हाफ एम और यहाँ पे लिखोगे एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, है ना। ये हो गया माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो देखो इस लेवल को जीरो ले रहे हैं, वो वाई हाइट पे है, इधर ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी को हम लोग यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे हाफ एम सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना, तो mgh होता है ना, mg ग्रेविटी जब यूनिफॉर्म है ध्यान रखो तो mgh लिखते हैं, अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो mgh आप नहीं लिख सकते हो, तो mg y हो जाएगा। तो ये लैग्रेंजियन है, ठीक है। तो आप देखिए इस लैग्रेंजियन में आप नोटिस कर सकते हैं कि एक वेलोसिटी का टर्म है लेकिन वैसा कोऑर्डिनेट का टर्म नहीं है। देखो वही लिखा है ना, इफ लैग्रेंजियन कंटेन्स अ वेलोसिटी टर्म बट कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट देन दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप देखिए कि x डॉट प्रेजेंट है लेकिन x कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, x इज नॉट प्रेजेंट, तो इसलिए हम लोग इसमें कहते हैं कि x इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो x साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, x इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, ओके। उसका एक और एग्जांपल देखो, डिस्कस करते हैं अनदर एग्जांपल, ठीक है। इससे साथ साथ आपको जानते हो ये भी समझ में आ जा रहा है कि लैग्रेंजियन किसी जैसे प्रोजेक्टाइल का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अनदर एग्जांपल देखो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल मूविंग ऑन ए फिक्स्ड स्फीयर, पार्टिकल मूविंग ऑन ए फिक्स्ड स्फीयर, ठीक है ना। तो अगर कोई फिक्स्ड स्फीयर पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे आप इस तरह से देखिए, ये पार्टिकल है, सॉरी ये स्फीयर है, और इसके ऊपर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, इट इज मूविंग ऑन स्फीयर, मतलब हमेशा स्फीयर के ऊपर ही है, अंदर कभी नहीं आ रहा है, बाहर भी कभी नहीं जा रहा है, इट इज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ओके। तो यहाँ से देखिए आप कि इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, ये इसका रेडियस हो गया, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज रेडियस आर। अब इस डायरेक्शन को मान लो हम बोल देते हैं जेड डायरेक्शन है ये, ठीक है ना, दिस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना, तो ये एंगल ऐसे थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर जानते हो देखो पार्टिकल स्फीयर पे है ना, तो हम लोग प्रेफर करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना। अब जानते हो देखो अभी आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज, ओके। तो अभी देखो हम आपको क्लियर कर देंगे एडवांटेज इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग इसमें क्या बोलते हैं लैग्रेंजियन लिखते हैं इसका, तो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जैसे लिखोगे ना तो बेटर होगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आप स्फेरिकल पोलर में लिखोगे ना तो इसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा रेडियस के इक्वल होगा, आर थीटा और फाई लिखना होगा। इसमें जो रेडियल कोऑर्डिनेट है ना वो कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है ना, मतलब ये एक कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्टिकल हमेशा स्फीयर के ऊपर है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए आर डॉट आप कैलकुलेट करोगे ना तो जीरो आ जाएगा, आर डॉट इज जीरो। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, याद है आपको स्फेरिकल पोलर में काइनेटिक एनर्जी बताया जा चुका है, कितना लिखते हैं फॉर्मूला, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा नॉट हाफ एम ऐसा होता है आर डॉट स्क्वायर, है ना, प्लस आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, अब प्लस आर स्क्वायर, और ये तो आप याद कर लोगे, ठीक है ना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब देखो हम बताए थे ना जब हम लोग लैग्रेंजियन इक्वेशन स्टार्ट किए थे तो उसी टाइम बताया भी गया था, ये हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे इसे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना तो यहाँ से जैसे मान लो जेड एक्सिस, ये इस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ले लो, तो यहाँ से इसकी हाइट जो है ना जेड एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एम जी जेड लिख सकते हो आप। और आप सभी जानते हो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड जो है ना आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो आप ऐसे लिख दें यहाँ पे जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लैग्रेंजियन आप लिखेंगे ना तो हाफ एम, ठीक है, आर डॉट हमारा देखो जीरो है और स्मॉल आर की जगह हमें हमें हर जगह कैपिटल आर लिख देना है, तो कैपिटल आर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, इतना आ रहा है देखो सभी लोग, और माइनस एम जी और इंटू जेड, जेड की जगह लिख दोगे आर कॉस थीटा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यस सर। ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें कोई ऐसा वेलोसिटी का टर्म आपको दिख रहा है कि जो है लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके, फाई है ना, देखो फाई डॉट दिख रहा है लेकिन फाई कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे कि फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, साइक्लिक ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है।
देखो हम एक बात आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे अभी क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा जो मतलब कंटेंट होगा ना, वो सिंप्लीफाइड कंटेंट होगा। क्योंकि हम लोग आपको देखो उस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं जो आईआईटीज में पढ़ाया जाता है, जैसे या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जानते हो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअल में क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अब जैसे मान लो कोई हमारे नोट्स को कंपेयर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं लोग उनके नोट्स से, तो जानते हो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। हम क्लियर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल मैच नहीं करेगा इस सेंस में कि पढ़ा तो हम भी रहे हैं लैग्रैन्जियन हैमिल्टोनियन, लेकिन जानते हो हम उस चीज को टारगेट कर रहे हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो जो डीयू में पढ़ाया जाता है ना, डीयू में भी डिपेंड करता है कि कौन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मतलब प्रोफेसर्स हैं जो काफी सिंप्लीफाइड पढ़ाते हैं, उनसे हमारा नोट्स बहुत मैच कर जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है एक्चुअल में कि पढ़ा कौन रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, उसी तरह से पेपर भी सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि दिस इज जस्ट टारगेटिंग दी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ओके, बट इट डजंट कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। आप क्लासिकल मैकेनिक्स की जैसे बुक्स देखेंगे ना, जैसे गोल्डस्टीन ही देखो, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग को एक बेसिक समझ में आ जाएगा, एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो ना, तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप गोल्डस्टीन पढ़ सकते हो। फिर एक दिन कोई स्टूडेंट बता रहा था ना कि राणा एंड जोक की बुक है, तो ये सभी जानते हो बुक्स जो है ना काफी एडवांस्ड है, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स काफी बियॉन्ड दिया हुआ है। तो वो सब बाद में अगर इंटरेस्ट होगा कभी तो पढ़ लोगे, नहीं तो पढ़ने की उतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च वगैरह में भी उतना ज्यादा ये सभी यूज नहीं होता है। जितना हम बता रहे हैं ना, वो एक सफिशियंट होगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और बाद में इंटरव्यू वगैरह के लिए, सभी के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। लेकिन हम ये क्लियर कर दे रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा है क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑलराइट। ठीक है, तो देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन हम बता दिए। अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। सर इसमें हाँ। सर कॉस के साथ थीटा आया था और थीटा डॉट आया था, तो मतलब थीटा इंडिपेंडेंट तो नहीं आया ना, कॉस के साथ आया, तो उसको क्यों नहीं अपने साइड से? क्या क्या बोल रहे हो तुम। हम देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे कि इफ L कंटेन्स ए वेलोसिटी बट कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट। थीटा की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लैग्रैन्जियन में आपको थीटा डॉट दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट है कि वेलोसिटी है। कोऑर्डिनेट। अरे वेलोसिटी है ना ये, थीटा डॉट है ना ये, तो ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसके टर्म में है, तो आप बोलोगे थीटा डॉट। थीटा डॉट है ना, तो थीटा डॉट कौन से कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, थीटा से रिलेटेड है ना। तो आप देखो कि इस लैग्रैन्जियन में थीटा है कि नहीं है, तो थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, दो जगह थीटा दिख गया। अब यहाँ पे ये एक वेलोसिटी टर्म है फाई डॉट, तो फाई डॉट वेलोसिटी टर्म है, वो कौन से कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, फाई से रिलेटेड है ना। अब आप देखो पूरे लैग्रैन्जियन में फाई कहीं पे अलग से दिख रहा है, तो नहीं, कहीं पे मैं भी यही फाई पूछना नहीं चाह है। रहा था कि सर अगर कॉस या साइन के साथ भी आता है थीटा, तो मतलब उसे नहीं, वो फंक्शन में भी आ सकता है, मतलब थीटा दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके तो ओके। हाँ, तो बस यहाँ पे अब आप बोलोगे कि कोई फाई का टर्म कहीं पे और नहीं दिख रहा है ना, ये वेलोसिटी है, फाई वाला वेलोसिटी प्रेजेंट है, बट फाई इज नॉट प्रेजेंट, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ओके। तो अब हम लोग आते हैं, देखो नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ, ठीक है, या यूज कह सकते हो, यूज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, यूज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक चीज और देखो, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अभी आप नेट का, आईआईटी जैम वगैरह का जो जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जानते हो टू द पॉइंट प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि जानते हो अभी तो आपको ऐसा लग सकता है, जैसे मान लो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग गोल्डस्टीन खोल के पढ़ने लगे, ठीक है ना। कुछ लोग राणा जोग वर्ड आ गया तो राणा जोग डाउनलोड कर लिया पीडीएफ और उसको पढ़ने लगे। जानते हो क्या होता है कि बुक्स तो आप बहुत सारे इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। आजकल मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ वगैरह शेयर भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जानते हो हकीकत ये है ना कि आप उन सबको पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपके पास टाइम भी इतना ज्यादा नहीं है, 6 मंथ्स के अराउंड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जानते हो जितना टू द पॉइंट पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। तो इसीलिए क्या है कि अभी बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको टू द पॉइंट पढ़िए,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर कर सकते हो आप। नेट का आप दे रहे हैं ना एग्जाम, देखो नेट का दे रहे हैं तो ये नहीं है कि नेट का ही पेपर करना है, ठीक है। आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कवर करना है गेट एग्जाम भी, ठीक है ना। नेट के लिए जो है ना, देखो ये एरो उल्टा बना देते हैं, ठीक है ना, ये जो है ना, आप नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको गेट का एग्जाम, गेट का पेपर भी पढ़ना है, ठीक है ना, नेट के लिए। फिर आपको जेस्ट का भी पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना, इससे भी आपको नेट में फायदा मिलेगा। TFR हो गया, ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प। और कौन सा एग्जाम होता है, मान लो DU में कोई पेपर आया है तो DU का भी कर लो, JNU का भी कर लो, ठीक है ना, सारे पेपर कर लो, ठीक है ना। जो टॉपिक मैच करता है जैम से उससे भी कर लो, ठीक है ना। तो सारे मतलब पेपर आप कर लोगे ना तो नेट का प्रिपरेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इन सभी में जानते हो क्वेश्चंस, देखो हम जानते हो, एक बात बता रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि अगर आपको जो है ना पता करना है ना कि ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो आप जानते हो, जैसे मान लो सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, जैसे हमारा भी कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। तो आप प्लान करो कि हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी जनरल मान लो, ठीक है। कोचिंग का नाम तो हमारा है ना ऑप्टिमिस्ट क्लासेस, तो उस नाम से हमने स्टार्ट किया, लेकिन एक बार हम ऐसे ट्राई कर रहे थे कि क्या नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो जानते हो आप कुछ भी बहुत आधा घंटा सोच करके एक नाम निकालो, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च करो कि वो नाम का कोई चैनल है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा पहले से ही उस नाम का चैनल है, ठीक है ना। मतलब आप जानते हो बहुत सारे नाम सर्च थिंक करोगे ना तो वो नाम के चैनल आपको पहले से मिल जाएंगे, ठीक है। या आप मान लो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, यू थिंक ऑफ सम नेम एंड यू विल फाइंड दैट उस नाम का कंपनी ऑलरेडी है। तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो एक ही जैसा वर्क करता है। बहुत लोगों का ब्रेन एक जैसा वर्क करता है, भले ही वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं हो, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पे भी, देखो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट एग्जाम में, किसी पर्सन ने मान लो कि DU के एग्जाम में DU के प्रोफेसर ने पेपर सेट किया। अब क्या हो रहा है कि नेट के एग्जाम में मान लो CSIR लैब का कोई पर्सन है, CSIR लैब में वो पेपर सेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसने जानते हो DU का पेपर नहीं भी देखा है ना, तो भी चांस है कि CSIR का जो के प्रोफेसर या साइंटिस्ट जो है वो पेपर सेट करेंगे ना, तो DU में जो आ चुका है उस क्वेश्चन को सेट कर देंगे, भले ही वो नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन वर्क्स इन सिमिलर मैनर, ठीक है ना। और दूसरा रीजन ये भी है कि सभी प्रोफेसर्स के पास जो रिसोर्सेस है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमन है, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को सभी लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए जानते हो कई बार आप देखोगे ना कि एक एग्जाम में जो पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, वो दूसरे एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। उसका रीजन यही है कि रिसोर्स इज सेम एंड ह्यूमन ब्रेन वर्क्स इन सिमिलर मैनर, ओके। तो इसीलिए जानते हो इन सारे एग्जाम के पेपर आपका क्वेश्चन कर लो, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अलग से क्वेश्चन वगैरह और एक्स्ट्रा कर सकते हो इफ यू वांट, ओके, बट दिस मच इज गुड एनफ, ओके। और भी एग्जाम है जैसे CUCET का है, ठीक है ना, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो PhD लेवल का एग्जाम होता है, उन सबके पेपर कर लो, ठीक है। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बियॉन्ड जानते हो अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो जस्ट लुक फॉर क्वेश्चंस, ओके। और वो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कि किसी बुक जो आपको मान लो PDF मिल रहा है उस बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो डिफरेंट एग्जाम में आया उसी पे फोकस करिए ज्यादा आप, ठीक है। तो बहुत मतलब प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग आते हैं सर जो आपकी थ्योरी वाली बुक है जो आप लोग ने हमको दी है सर, हम्म। उसमें सर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एग्जाम से ही है मोस्टली? वो दोनों तरह के हैं, एग्जाम के भी हैं नहीं भी हैं एग्जाम के, ठीक है ना। ओके उसको तो पढ़ ही लोगे, हार्ड कॉपी मिला हुआ है तो पढ़ लोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यूज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का यूज हम लोग समटाइम्स करते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। देखो ये हम लोग लैग्रेंजेस इक्वेशन जैसे पढ़ते हैं, देखो लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम, यूज इसका यही है कि जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है, एसोसिएटेड, ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंटम एसोसिएटेड विथ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड, ठीक है। जनरलाइज्ड मोमेंटम जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट से एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड मतलब कॉन्जुगेट है ना, मतलब कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा,
ठीक है ना। जैसे देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आता है, हम लोग लैग्रेंजेस इक्वेशन लिखते हैं ना, डी डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, ठीक है ना, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई, ये लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कह देते हैं, देखो इफ क्यू आई इज, ठीक है ना, क्यू आई इज साइक्लिक, अगर क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो लैग्रेंजियन में प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि इज दैट कोऑर्डिनेट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन। लेकिन ऐसे प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन बोलना थोड़ा सा इनकरेक्ट जैसा होता है, इसका रीजन हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए ना, अब देखो यहाँ पे कि जैसे इसमें देखिए कि वेलोसिटी प्रेजेंट है, एक्स डॉट प्रेजेंट है, लेकिन एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए बोला गया कि एक्स इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर जेड भी तो प्रेजेंट नहीं है, तो जेड को भी साइक्लिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो देखो जेड यहाँ पे एक्चुअली बोलोगे कि नॉट रिक्वायर्ड, ओके, उसको साइक्लिक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेड डॉट भी तो नहीं है, तो जेड यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जेड को साइक्लिक नहीं बोला जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, जेड की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी प्रेजेंट है बट कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो देखो जब कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं है, तो अगर हम इसमें देखिए आप, अगर हम इस लैग्रेंजियन को हम एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बोलोगे एक्स तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो ये डेरिवेटिव कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से इस लैग्रेंजियन में आप देखो, इस लैग्रेंजियन में कि यहाँ पे फाई प्रेजेंट नहीं है, तो इस लैग्रेंजियन के लिए भी डेल एल बाई डेल फाई निकालोगे ना, तो दिस विल कम आउट टू बी 0। फाई है ही नहीं है यहाँ पे, तो फाई 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं कि ये जो है ना साइक्लिक है, तो इसलिए डेल एल बाई डेल क्यू आई जो है ना वो 0 होगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला टर्म हमारा, अच्छा लैग्रेंजियस इक्वेशन में राइट साइड में ऐसे 0 होता है ना, तो ये 0 हो गया, तो बचा यहाँ पे डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, और डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट आप जानते हो पी आई होता है, तो इसकी जगह पी आई लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0 हियर। ऑलराइट, तो अब आप देखिए यहाँ से कि जनरलाइज मोमेंटम का टोटल टाइम डेरिवेटिव हम लोग 0 लिख रहे हैं। देखो फिजिक्स में ध्यान रखेंगे, इन फिजिक्स चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वांट, देखो हम यहाँ पे मैकेनिक्स नहीं लिख रहे हैं, हम फिजिक्स बोल रहे हैं। इन फिजिक्स चाहे आप क्वांटम पढ़ रहे हो या सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हो या एटॉमिक फिजिक्स, हर जगह पे, ठीक है, इफ डी ए बाई डी टी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव जो है ना अगर 0 आ रहा है, तो इसको ए को हम लोग कंजर्व्ड बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कंजर्व्ड। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। ऑलराइट, इज दैट ऑलराइट? तो अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखें, साइड में बता दिया गया टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज 0 देन इट इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी आई का टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 है ना, तो पी आई कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट का यूज क्या है, कि अगर हमें पता चल गया कि कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो कभी अगर क्वेश्चन कंजर्व्ड क्वांटिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, तो एक बार हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कोरिस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है ना उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि देखो इफ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू, समझ में आ रहा है ना, मान लो कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्वांटिटी कंजर्व्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगा उसको हम इवेलुएट करके देखेंगे क्या वैल्यू निकल रहा है। तो फिर जो वैल्यू निकलेगा वो ऑप्शन में अगर मैच कर गया, तो हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है, तो ये कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इफ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, conserved quantity is asked, ठीक है ना, कंजर्व क्वांटिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, देन वी मे लुक फॉर, हम लोग चेक कर सकते हैं, वी मे चेक, या ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सेंटेंस सही आप लोग को इजी लगेगा, वी मे चेक, ठीक है, टी आई conjugate to cyclic coordinate।
ठीक है, कॉन्जुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इज दैट ओके? तो ये बेसिकली लॉजिक है। देखो हम इस लॉजिक पे जानते हो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी हम देखो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा असाइनमेंट किधर गया? एक मिनट, अभी दिखा रहे हैं। देखो असाइनमेंट जो है ना हमारा, उसी में देखो आप क्वेश्चन जो है ना दिखेंगे अभी आपको, ये शेयर कर रहे हैं देखो, ठीक है। देखिए ये जो है ना इसमें लैग्रैंजियन वगैरह दिया हुआ होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जाम में, टीएफआर में, सभी में पूछा गया है, ठीक है। अभी दिखाते हैं, देखो हाँ देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैग्रैंजियन। इसमें बताइए इग्नोरेबल समझ रहे हो ना भाई, साइक्लिक को बोलते हैं इग्नोरेबल। कौन कौन सा इग्नोरेबल है इसमें? फाई एंड साई। देखो फाई डॉट है यहाँ पे, लेकिन फाई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना। फाई हो गया और साई डॉट भी है और साई भी कहीं नहीं दिख रहा है। फाई और साई इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, ठीक है। गेट एग्जाम में और टीएफआर सभी में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा इसमें जानते हो नहीं दिया हुआ है वो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन हम दिखाना चाह रहे थे वो इसमें दिया हुआ नहीं है। आप लोग नेक्स्ट हम एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, उसमें दिख जाएगा आपको। एक क्वेश्चन सिर्फ था इसमें इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का, उसमें कंजर्व्ड क्वांटिटी का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, ठीक है ना। देखो इसको हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था गेट एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये था लैग्रैंजियन, दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम, और एक बार नहीं दो बार पूछा गया गेट एग्जाम में, ठीक है ना। देखो लैग्रैंजियन ऑफ ए सिस्टम इज, ठीक है। लैग्रैंजियन ऑफ सिस्टम इज L इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस mgl cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी ये लैग्रैंजियन है, ठीक है ना। दिस इज द लैग्रैंजियन। नाउ क्वेश्चन इज कंजर्व्ड क्वांटिटी इज, कंजर्व्ड क्वांटिटी इज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है। ऑप्शन देखो हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है साइन थीटा फाई डॉट, बी साइन थीटा फाई साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, सी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और डी, ठीक है, डी ऑप्शन है साइन थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर होगा देखो जरा सर बी। बी आएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, इसमें हम बताया ना कि जब भी अगर कंजर्व क्वांटिटी की बात की जाती है ना, तो हम एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे ध्यान रखोगे, हम जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कैसा लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, इससे इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको आंसर डेफिनेटली पता चल जाएगा, दैट मे नॉट हैपन, ओके। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा गया है कमेंट में, इफ ए क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंजर्व्ड क्वांटिटी, sorry, if a question related to a conserved quantity is asked, then we may check बोला गया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको करना ही है, आप एक बार चेक करके देख सकते हैं कि इससे हो सकता है कि आंसर पता चल जाएगा, कभी कभी नहीं भी पता चल सकता है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में मान लो आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट पता ही, कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ही नहीं है, तो फिर आंसर साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से आएगा नहीं ना, ओके। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं ना, तो इसमें फाई जो है साइक्लिक है, फाई इज साइक्लिक, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी फाई जो होगा ना वो कंजर्व्ड हो जाएगा। फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम को हम पी फाई लिखेंगे ना। अब पी फाई जो है यहाँ पे उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, दिस इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये कंजर्व्ड होगा, ऑलराइट। तो डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, पी फाई का फॉर्मूला यही होता है ना। तो अब हम लैग्रैंजियन को फाई डॉट से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे फाई डॉट नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये फाई डॉट स्क्वायर है, इससे आएगा 2 फाई डॉट,
ओके, तो 2 और 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखो ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट, दिस इज व्हाट यू गेट इज इक्वल इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, ये कंजर्व्ड है। तो अब आप देखिए यहाँ से कंजर्व्ड मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ml स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना तो ये यहाँ से पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट, इसको भी हम कंजर्व्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ml स्क्वायर टर्म है ना, इसका कहीं पे डॉट नहीं आ रहा है ना, डेरिवेटिव वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि, तो हम देखो जनरलाइज मोमेंटम निकाल दिए, उससे पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट जो है वो कंजर्व क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जानते हो ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली इससे नहीं भी पता चल सकता है, ठीक है। तो फिर जानते हो कंजर्व क्वांटिटी का ये जनरल कॉन्सेप्ट है, अभी जो हम बता रहे थे ना यहाँ पे, देखो इन फिजिक्स if something total time derivative of something is 0 then that quantity is conserved, that is a general concept। फिर उससे फिर चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ था ना असाइनमेंट में, उसको हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना, आपको देखो समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन 36 आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, Lagrangian of a system is half m x dot square plus y dot square plus z dot square plus q e y minus q b y x dot। ओके इस तरह से Lagrangian दिया हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो सभी में कांस्टेंट दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक कंजर्व्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे कि x डॉट इज द वेलोसिटी टर्म हियर। अब देखिए इसमें x कहीं पे प्रेजेंट है, इज x प्रेजेंट एनीवेयर? नो सर, x प्रेजेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं इसमें x जो है ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए z डॉट प्रेजेंट है बट z इज नॉट प्रेजेंट, तो z साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे। तो इसमें दो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, x डॉट भी है और x भी है। एक बार Lagrangian आप लोग लिख लो इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो असाइनमेंट है उससे लिख रहे हैं हम लोग। Lagrangian देखो इसमें दिया है हाफ m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्यू ई वाई और माइनस क्यू बी वाई बाई सी और इंटू एक्स डॉट। इतना Lagrangian दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें देखो कांस्टेंट दिया हुआ है ना, मतलब ये कंजर्व्ड क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली इसमें सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि x इज साइक्लिक, x साइक्लिक है, तो इसलिए इसमें px जो होगा, px ये हमारा कंजर्व्ड हो जाएगा। कंजर्व्ड को हम लोग कांस्टेंट ऑफ मोशन भी बोलते हैं ना, तो इसलिए कांस्टेंट लिख दिया जाता है। कंजर्व क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो px निकालोगे तो px हमारा होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। px का ये फॉर्मूला होता है ना, जनरलाइज मोमेंटम Lagrangian को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है, ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट, ओके। सो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो x से डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा mx डॉट, पहला टर्म आप देखिए, और ये लास्ट टर्म में भी x डॉट है, सो दैट इज माइनस क्यू बी वाई और बाई सी, ठीक है ना। दैट्स व्हाट इज कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट होगा। उसी तरह से अब देखिए z इज साइक्लिक, z जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए pz को हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है ना। कांस्टेंट मींस एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ मोशन, ओके। तो हम लोग इससे लिखेंगे डेल, देखिए यहाँ से डेल एल बाई डेल जेड डॉट, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे इसको z डॉट के रिस्पेक्ट में, तो z डॉट बस यहाँ पे है, इससे 2z डॉट आएगा, 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा mz डॉट, ठीक है ना। mz डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ से कि ये कांस्टेंट आ रहा है और ये हमारा कांस्टेंट आ गया, तो ऑप्शन में ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है ना, दिस टू आर गिवन इन ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें mz डॉट कांस्टेंट दिया हुआ है और mx डॉट माइनस क्यू बी वाई बाई सी, है ना, ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है। अब ये दो ऑप्शन तो हमें पता चल गया साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, my डॉट प्लस क्यू बी वाई बाई सी और प्लस क्यूईटी है, इसमें माइनस क्यूईटी है, तो हमें इसे चेक करना है कि कांस्टेंट है कि नहीं। तो अब देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो दो ही थे ना, इसमें एक x कोऑर्डिनेट है और दूसरा z कोऑर्डिनेट है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया।
अब सी और डी आपको चेक करना है ना कि कांस्टेंट है या नहीं है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इसका कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन अब हम चेक करने जा रहे हैं, देखो चेक सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, आप एक बार देखिए। सी ऑप्शन लिखा हुआ है my डॉट प्लस क्यू बी वाई बाई सी प्लस क्यू ई टी, ठीक है ना। दिस इज my डॉट प्लस क्यू बी वाई बाई सी और प्लस क्यू ई टी, इतना लिखा गया है, क्यू बी वाई बाई सी क्यू ई टी। तो हमें चेक करना है कि ये कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव। अब क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, दो थे, दो से दो ऑप्शन पता चल गया, तो इसका हम लोग टोटल टाइम डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो यहां से आ जाएगा my डबल डॉट और प्लस क्यू बी और y डॉट बाई सी और प्लस क्यू ई, टी डिफरेंशिएट होकर 1 हो गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव हम निकाले ना, तो इतना आ गया। अब आप देखो ये 0 है कि नहीं है वो तो पता नहीं चल पा रहा है ना, तो आप देखो y डबल डॉट आ रहा है, y डबल डॉट हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, ठीक है ना। तो हम एक बार इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देखेंगे, ठीक है। फॉर, क्योंकि y डबल डॉट आ रहा है ना, तो फॉर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना होगा डी डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो डेल डी डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट जो लिखते हैं ना, उसकी जगह वाई डॉट हो जाएगा और माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, देखो वाई डबल डॉट आया ना, यहाँ वाई डॉट आ रहा है, तो इसलिए वाई वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे लैग्रैन्जियन इसमें दिया हुआ है हाफ एम, ठीक है ना, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस क्या दिया हुआ है, और प्लस क्यू ई वाई और माइनस क्यू बी वाई प्लस, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, प्लस क्यू ई वाई और माइनस क्यू ई वाई बाई सी X dot. इंटू एक्स डॉट, यही था ना। अच्छा क्यू बी है उसमें, ठीक है, सॉरी, इसमें क्यू बी है, क्यू बी है, ठीक है। तो ये हमारा लैग्रैन्जियन इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से डी डी टी हो जाएगा और हम लोग इसको y डॉट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y डॉट से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो देखो यहाँ से आ जाएगा my डॉट। अब देखिए यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ से m आ जाएगा, इससे 2y डॉट आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। y से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इधर तो y कहीं पे नहीं है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो इससे आ जाएगा माइनस क्यू ई, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे y में माइनस है, तो इसलिए माइनस आएगा, और ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी, ठीक है, क्यू बी और इंटू एक्स डॉट और डिवाइडेड बाय, ठीक है, सी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है ना, यही आ रहा है ना। तो यहां से आ जाएगा, देखो एम वाई डबल डॉट माइनस क्यू ई और प्लस क्यू बी और इंटू एक्स डॉट और बाई सी इज इक्वल टू 0। अच्छा जानते हो ऑप्शन में हमें लग रहा है मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए, देखो हमने ये प्रूव कर दिया ना कि एम वाई डबल डॉट और क्यू बी एक्स डॉट, इसमें जो वाई यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना, वो एक्स होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे एक्स, ठीक है, इट शुड बी एक्स एक्चुअली, इसमें वाई लिख दिया है, एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो हम आपको शेयर करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है ना एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर x होगा ना, इफ देयर इज x हियर, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x डॉट आ जाएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये प्रूफ किया ना कि क्यू बी एक्स डॉट बाई सी माइनस क्यू ई, और फिर ये, तो ये टर्म हम 0 प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे सिर्फ जैसे मान लो x डॉट होता है तो हम बोलते हैं कि ये टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, दिस टर्म इज 0, ठीक है ना। तो फिर इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 प्रूव कर देंगे तो वहां से फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंजर्व क्वांटिटी है। ये करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, जानते हो, इसको हमें x लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे x है, ठीक है, दिस इज x एक्चुअली, वो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो ना कि देखो यहाँ पे एम वाई डॉट प्लस क्यू बी एक्स डॉट बाई सी प्लस क्यू ई,
ये हमारा टाइम डेरिवेटिव निकला था, और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखो एम वाई डबल डॉट क्यू बी एक्स डॉट बाई सी और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है। ये टर्म 0 नहीं है, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस में 0 है। तो लास्ट ऑप्शन आप देखिए, लास्ट ऑप्शन में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें माइनस क्यू ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इसका अच्छा, इसमें क्या क्या निकालना था हमें, देखो 1 मिनट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, देखो इनकरेक्ट ऑप्शन, 1 मिनट, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन, अच्छा शेयर किया हुआ है ना ये, इसमें जो है ना हमें इनकरेक्ट ऑप्शन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हाँ तो यही नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें देखो प्लस आया है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हम इसको 0 प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइनस में 0 प्रूव हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए तो 0 होगा, तो प्लस वाला जो है ना ये 0 प्रूव नहीं हो पाएगा, ये 0 प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि कंजर्व्ड क्वांटिटी का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। मोस्टली साइक्लिक कोऑर्डिनेट से अगर आंसर नहीं पता चलता है तो फिर टोटल टाइम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये चलो हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, देखो जैसे हम बताए ना, इन फिजिक्स इफ टोटल टाइम डेरिवेटिव इज 0, ठीक है ना, तो ये टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 है, तो ये क्वांटिटी कंजर्व्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं ना, इफ यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हम देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग, या ऐसे सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, विथ दिस कॉन्सेप्ट, जब भी मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो साथ साथ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, यू विल हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, ऑलराइट, दैट्स द पॉइंट, ओके, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस इक्वेशन का देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइक जो है ना ऑफ होने वाला है, तो इसीलिए अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हमें चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर वो क्वांटम क्लास में फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। सर जैम बैच में सर असाइनमेंट अपलोड नहीं है। जैम बैच में नहीं है, चलो ठीक है, हम देख लेंगे, कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।